आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और विशाल विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, यानी वहाँ की महान झीलें। हम सिर्फ इनके आज के शांत और सुंदर रूप को ही नहीं समझेंगे, बल्कि समय में बहुत पीछे जाकर उस भूवैज्ञानिक इतिहास को भी खंगालेंगे, जिसने इन्हें आकार दिया है। और फिर आधुनिक डेटा और जलवायु मॉडलिंग की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इन झीलों का क्या होने वाला है। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अक्सर इन झीलों को सिर्फ पर्यटन या पानी के स्रोत के रूप में देखा जाता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या कभी ये विचार आया है कि एक विशाल प्रागैतिहासिक बर्फ की चादर आधुनिक पर्यावरण की चुनौतियों और भविष्य के जलवायु मॉडल की नींव कैसे रख सकती है? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। आज के इस विश्लेषण को 4 अहम पड़ावों में बांटा गया है। पहला, बर्फ द्वारा निर्मित। दूसरा, नियाग्रा का उदय। तीसरा, फास्फोरस की समस्या। और चौथा, भविष्य का जलवायु मॉडलिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, बर्फ द्वारा निर्मित। उत्तरी अमेरिका के इस परिदृश्य को बनने में कुछ 100 या 1000 नहीं, बल्कि लाखों साल लगे हैं। इसका भूवैज्ञानिक इतिहास सच में हैरान करने वाला है। क्वैटरनरी युग लगभग 25,80,000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है आखिरी बड़ा बर्फीला विस्तार। जरा दिमाग में ये चित्र बनाइए कि 16,000 ईसा पूर्व में जहां आज न्यूयॉर्क का मशहूर मैनहट्टन शहर है, वहां 2,000 फीट ऊंची बर्फ की परत बिछी हुई थी, और इस बर्फ को नुनाविक क्षेत्र से पूरी तरह पिघलकर पीछे हटने में 6,500 साल पहले तक का समय लग गया। ये बर्फ की चादर कितनी विशाल और शक्तिशाली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा के कुछ हिस्सों में ये 3 किलोमीटर यानी लगभग 2 मील तक मोटी थी। इसी विशाल बर्फ के अत्यधिक दबाव और खिसकाव ने धरती को सचमुच खोखला कर दिया और उन 5 ग्रेट लेक्स को उकेरा जिन्हें हम आज जानते हैं। इस बर्फ ने हमारी वैश्विक जलवायु को इस हद तक बदल दिया था कि जेट स्ट्रीम का रास्ता ही मुड़ गया, जिससे अमेरिका के सूखे दक्षिण पश्चिम हिस्से में भारी बारिश होने लगी। इतना ही नहीं, जब ये बर्फ पिघली तो इसके ताजे पानी के भारी बहाव ने उत्तरी अटलांटिक के समुद्री प्रवाह को ही बाधित कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, नियाग्रा का उदय। 12,000 साल। भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बस कल की ही बात लगती है। लगभग 12,000 साल पहले पिघलती हुई बर्फ की टोपियों से पानी के विशाल और उग्र प्रवाह ने नियाग्रा नदी में प्रवेश किया। यह पानी नियाग्रा एस्कार्पमेंट के किनारे से तेजी से नीचे गिरा और अपने पीछे की चट्टानों को काटकर उस विशाल नियाग्रा घाटी का निर्माण किया, जिसे आज दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। लेकिन खैर, ये कहानी सिर्फ पानी और पत्थरों की नहीं है। समय के साथ ये पूरा क्षेत्र इंसानों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1300 से 1400 ईस्वी के बीच ओंगुइहारा जैसी मूल जनजातियां इन घने जंगलों में आकर बसीं। दिलचस्प बात यह है कि नियाग्रा नाम शायद इसी जनजाति से ही निकला है। फिर 1678 के आसपास फ्रांसीसी खोजकर्ता यहाँ पहुंचे और 1800 के दशक तक आते आते, खासकर 1825 में एरी नहर की खुलने के साथ यहाँ एक अभूतपूर्व औद्योगिक और पर्यटन क्रांति आ गई। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये भूवैज्ञानिक निर्माण आज भी थमा नहीं है। लगातार गिरते और बहते पानी के कटाव के कारण नियाग्रा जलप्रपात हर साल लगभग 1 फुट पीछे की तरफ खिसक रहा है। जी हाँ, 1 फुट हर साल। ये अपने मूल स्थान से अब तक 7 मील पीछे आ चुका है। यानी प्रकृति अपना काम आज भी उतनी ही शिद्दत से कर रही है। इतिहास से निकलकर अब वर्तमान की बात करते हैं। तीसरा भाग, फास्फोरस की समस्या। ग्रेट लेक्स के सामने आज प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे समझने के लिए हमें प्रदूषण के 2 मुख्य स्रोतों को समझना होगा। पहले होते हैं पॉइंट सोर्स, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि किसी कारखाने या सीवेज प्लांट से निकलने वाला पाइप। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, जो कई अधिक जटिल हैं। ये फैले हुए स्रोत होते हैं। जैसे बारिश का पानी जब बड़े बड़े खेतों से होकर गुजरता है तो वह अपने साथ मिट्टी में मौजूद कृषि उर्वरकों को बहा ले जाता है और सीधे झीलों में मिला देता है। जब इस प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लेक एरी के पश्चिमी बेसिन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
वहाँ पॉइंट सोर्स सिर्फ 273 टन फॉस्फोरस का योगदान दे रहे हैं, जबकि नॉन पॉइंट सोर्स 2974 टन फॉस्फोरस झील में उड़ेल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खेतों और कृषि से बहकर आने वाले पानी से जुड़ा है, और यही अतिरिक्त फॉस्फोरस झील में हानिकारक शैवाल के विकास को अनियंत्रित रूप से बढ़ा रहा है। इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। लेक एरी मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी है। इसका सबसे उथला और गर्म हिस्सा पश्चिमी बेसिन है, और यही हिस्सा प्रदूषण का सबसे भारी बोझ भी उठा रहा है, कुल 3302 टन फॉस्फोरस। क्योंकि ये हिस्सा उथला और गर्म है, इसलिए ये सबसे अधिक उत्पादक भी है, और यही वजह है कि यहाँ हानिकारक शैवाल सबसे तेजी से पनपते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं और जलीय जीवन को खतरे में डाल देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रदूषण हर साल एक जैसा नहीं रहता, बल्कि मौसम के हिसाब से बदलता है। हाल के वर्षों के देखिए, 2019 में फॉस्फोरस का स्तर 13,536 टन की चरम सीमा पर पहुंच गया था, क्योंकि उस साल भारी बारिश हुई थी जो अपने साथ खूब सारा उर्वरक बहा लाई। वहीं 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 7,536 टन हो गया, क्योंकि उस दौरान मौसम सूखा था और बारिश कम हुई थी। ये सीधे तौर पर साबित करता है कि मौसम चक्र और इस प्रदूषण के बीच बहुत गहरा संबंध है। और इसी मौसम और जलवायु के साथ हम इस चर्चा के आखिरी और चौथे हिस्से पर आते हैं, भविष्य का मॉडलिंग। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पुराने मॉडल एक आयामी यानी 1D होते थे। ये मॉडल झील को महज एक सीधे कॉलम की तरह देखते थे, जिससे पानी के तापमान और बर्फ जमने की भविष्यवाणी में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती थी। लेकिन विज्ञान अब बहुत आगे निकल चुका है। अब हमारे पास 3D हाइड्रोडायनामिक मॉडल है, जैसे कि GLARM। यह एडवांस मॉडल पानी के त्रि-आयामी घुमाव और उसकी तापीय संरचना को बहुत सटीकता से समझता है। जलवायु विज्ञान की दुनिया में ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये GLARM मॉडल कोई साधारण टूल नहीं है। ये सिर्फ झीलों के पानी को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के विशाल भूभाग को भी मॉनिटर करता है। ये किलोमीटर के स्तर तक की सटीकता के साथ वायुमंडलीय डेटा और पानी के नीचे के जटिल गतिविधियों को मापता है। वातावरण, जमीन और पानी के बीच जो लगातार आपसी संपर्क हो रहा है, ये मॉडल उसे एक साथ पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। भविष्य में इन झीलों के जल स्तर का क्या होगा, ये समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, जिसे नेट बेसिन सप्लाई या NBS कहा जाता है। इसे समझना काफी आसान है। झीलों को कुल कितना पानी मिल रहा है और कितना पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है। झील के ऊपर होने वाली बारिश और आसपास की जमीन से बहकर आने वाला पानी इसमें जुड़ता है और वाष्पीकरण को इसमें से घटा दिया जाता है। इसी से तय होता है कि भविष्य में पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे। और इस अत्याधुनिक GLARM मॉडल ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वे काफी हैरान करने वाली हैं। उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत ये मॉडल नेट बेसिन सप्लाई में कुल वृद्धि का अनुमान लगाता है। अब जाहिर है, तापमान बढ़ने से झील का पानी ज्यादा भाप बनकर उड़ेगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश और रन ऑफ में होने वाली बढ़ोतरी इस वाष्पीकरण से कहीं ज्यादा होगी। यानी कुल मिलाकर जितना पानी भाप बनेगा, उससे ज्यादा पानी झीलों में वापस आएगा। तो इसका सीधा असर जल स्तर पर क्या पड़ने वाला है? 21वीं सदी के मध्य यानी 2040 से 2049 तक के अनुमान देखें तो सुपीरियर झील के स्तर में 0.19 मीटर, मिशिगन ह्यूरॉन में 0.44 मीटर और एरी में 0.28 मीटर की औसत वृद्धि होने की संभावना है। सुनने में शायद आधा मीटर कोई बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन इतनी विशाल और दूर तक फैली झीलों के मामले में पानी की ये अतिरिक्त मात्रा अकल्पनीय रूप से बड़ी है और इसके गंभीर तटीय परिणाम हो सकते हैं। हालांकि विज्ञान हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि भविष्य कभी भी पूरी तरह से पत्थर की लकीर नहीं होता। भले ही इन मॉडलों का औसत एक वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन जलवायु प्रक्षेपणों में हमेशा अनिश्चितता का एक तत्व मौजूद रहता है। कुछ व्यक्तिगत मॉडल विशिष्ट परिस्थितियों में जल स्तर में कमी भी दिखाते हैं। प्रकृति और जलवायु प्रणालियां बेहद जटिल हैं। हमारे मॉडल हमें एक दिशा जरूर दिखाते हैं, लेकिन 100% सटीक भविष्य की गारंटी नहीं देते। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विचार तक ले आती है। बर्फ के उन विशाल ग्लेशियरों द्वारा उकेरे जाने से लेकर आज की खूबसूरत तटरेखाओं और भविष्य के संभावित बढ़ते जल स्तर तक, ये ग्रेट लेक्स लगातार अपना रूप बदल रही हैं। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इंसान, जो पीढ़ियों से इन झीलों के किनारे बस गए हैं, भविष्य के इन बदलावों और बढ़ते पानी के साथ तालमेल बिठा पाएंगे?
क्या हमारे तटीय समुदाय इसके लिए तैयार है? इसी बड़े सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और विज्ञान को ऐसे ही करीब से समझते रहिए।